हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। हम लोग पढ़ रहे हैं मानव जनन। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने निषेचन तथा अंतररोपण को बहुत ही डिटेल में समझा था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन यानी प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए, इससे पहले कि आज के इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करना शुरू करें, कुछ चीजें हैं जो याद कर लेनी आवश्यक है, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहली बात कि अंतररोपण यानी इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। पूरी प्रक्रिया को हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ बस इतना समझ लीजिए कि जो ब्लास्टोसिस्ट है यानी कोरक पुटी, वो गर्भाशय की आंतरिक दीवार यानी एंडोमेट्रियम में धंस जाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं अंतररोपण। ठीक, अब क्या है कि ब्लास्टोसिस्ट के बारे में कुछ जानकारी याद करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। ब्लास्टोसिस्ट क्या है कि एक तो ये 32 प्लस कोशिकाओं वाली संरचना है, खोखले गेंद जैसी संरचना है। और दूसरी बात क्या है, खास है कि ब्लास्टोसिस्ट की जो कोशिकाएं हैं, जो कि क्या है, ब्लास्टोमियर्स, ये दो भागों में बढ़ जाती हैं। जो ब्लास्टोमियर्स का जो बाहरी परत है उसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट यानी पोषकोरक, और जो ब्लास्टोमियर्स का जो भीतरी समूह है उसे कहते हैं इनर सेल मास यानी अंतः कोशिका समूह। ठीक, तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि ब्लास्टोसिस्ट के दो भाग हैं, बाहरी आवरण जो है वो है ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर का जो ब्लास्टोमियर का समूह है वो है इनर सेल मास। ठीक, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे अब इस प्रक्रिया को डिस्कस करते हैं। ये जो सगर्भता तथा भ्रूणी परिवर्धन ये प्रक्रिया है, ये इम्प्लांटेशन यानी अंतररोपण के बाद की प्रक्रिया है, उसके बाद की कहानी है। तो यहाँ पॉइंट वाइज लिखा गया है, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे और एक एक पॉइंट्स को फिगर द्वारा भी हम समझते चलेंगे। बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक, देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है वो देखिए। अंतररोपण यानी इम्प्लांटेशन के बाद पोषकोरक यानी ट्रोफोब्लास्ट पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती हैं, जिन्हें जरायु अंकुरण यानी कोरियोनिक विलाई कहते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट है क्या है, अंतररोपण यानी इम्प्लांटेशन जब हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट जब अंदर धंस जाता है एंडोमेट्रियम के, तो ब्लास्टोसिस्ट का जो बाहरी जो परत है ट्रोफोब्लास्ट, उसी पर क्या होता है कि अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती हैं, अंगुली जैसी संरचनाएं निकल आती हैं, और उन्हीं अंगुली जैसी संरचनाओं को कहते हैं जरायु अंकुरण यानी कोरियोनिक विलाई। ठीक, अब इस चीज को इस फिगर के द्वारा समझते हैं। देखिए, ये वास्तव में फिगर क्या है कि जब इम्प्लांटेशन हो गया है, जब ब्लास्टोसिस्ट अंदर धंस गया एंडोमेट्रियम के, उसके बाद का ये फिगर है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अंतर बस थोड़ा सा यहाँ है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में इम्प्लांटेशन को यहाँ पे समझा था, मतलब ब्लास्टोसिस्ट को यहाँ पे इम्प्लांट किया गया था, यहाँ पे। ठीक, और इस वीडियो में कहाँ दिखाया गया है, यहाँ पर, यहाँ इतना बड़ा जो दिखाया गया है, यहाँ ब्लास्टोसिस्ट को दिखाया गया है। ठीक, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आने वाली बात नहीं है। देखिए, एंडोमेट्रियम की दीवार चारों तरफ फैली हुई है, तो किसी भी दीवार पर उसको इम्प्लांट कराया जा सकता है। यहाँ पर इसलिए कराया गया है ताकि फिगर जो है वो आसान हो। ठीक, तो अपने सुविधानुसार इसको यहाँ पर बना दिया गया है, और कोई अंतर नहीं है। ठीक, और दूसरी बात कि यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट को थोड़ा बड़ा भी बनाया गया है ताकि चीजें क्लियरली दिखाई दे। ठीक, तो अब पॉइंट जो क्या कहता है वो ये है कि ये देखिए, ये बाहरी जो आवरण है, ये यही है ट्रोफोब्लास्ट, जो बाहरी आवरण है किसका, ब्लास्टोसिस्ट का। इसी ट्रोफोब्लास्ट पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभर आती हैं। देखिए, ये इसी ट्रोफोब्लास्ट पर ऐसे अंगुली जैसी संरचनाएं उभर जाती हैं, जो कि गर्भाशय की दीवार में ऐसे धंसती चली जाती हैं। इन्हीं अंगुली जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है कोरियोनिक विलाई। ठीक, यही है वो अंगुली जैसी संरचनाएं। क्लियर है, तो इनका नाम लिख लेते हैं पहले, कोरियोनिक विलाई। ठीक, यहाँ ये जो ट्रोफोब्लास्ट से ये निकली हुई जो उंगलियों जैसी संरचनाएं दिख रही है ना, ये अंगुलियों जैसी संरचनाएं, यही है कोरियोनिक विलाई, जो गर्भाशय की दीवार में ऐसे धंस गई हैं, ऐसे निकल के। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। देखिए, अगला पॉइंट है, ये जो कोरियोनिक विलाई है ना, ये कोरियोनिक विलाई तथा गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरा अंगुली युक्त यानी इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं। देखिए, समझिए, बहुत सिंपल सा है कि जो कोरियोनिक विलाई हैं, यहाँ देखिए,
इस फिगर से समझ में आएगा। ये जो कोरियोनिक विलाई हैं ये ऐसे निकले हैं, ठीक, और गर्भाशय की दीवार में ऐसे धंसते चले जा रहे हैं। तो इनके बीच बीच में ये जो गैप है, इसके बीच में क्या भरा होगा? गर्भाशय के दीवार के ऊतक ही तो भरे होंगे ना। तो गर्भाशय की दीवार के ऊतक यानी गर्भाशयी ऊतक इसके बीच बीच में ऐसे भरे होंगे खाली जगह में। ये उंगलियों जैसी संरचना क्या है? कोरियोनिक विलाई, ऐसे धंसा हुआ है गर्भाशयी दीवार में। तो गर्भाशयी ऊतक इसके बीच बीच में ऐसे भर गए होंगे। और कैसे भरे होंगे? ये देखने से ऐसा लगेगा कि ऐसे उंगलियों के बीच में उंगलियां ऐसे फंसी हुई हैं। ये है कोरियोनिक विलाई और इनके बीच बीच के गैप में क्या है? गर्भाशयी ऊतक है। और इसी को तो कहा जाता है ना, ये देखने से क्या लग रहा है कि अंगुलियां एक दूसरे के साथ, अंगुलियों के साथ अंगुलियां ऐसे फंसी हुई हैं, उलझी हुई हैं। इसी को कहा जाता है अंतरा अंगुली युक्त यानी इंटरडिजिटेटेड हो जाना। ठीक, यहां आप देख सकते हैं कि यहां पे देखिए ये जो उंगलियों जैसी संरचना है ये क्या है? कोरियोनिक विलाई। और यहाँ बीच बीच में, इनके बीच बीच में क्या होगा? ये गर्भाशयी ऊतक होंगे, बीच बीच में होंगे ना। गर्भाशय की दीवार ही में तो ये धंसा हुआ है, तो बीच बीच में ये गर्भाशयी ऊतक हैं ऐसे। तो देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कोरियोनिक विलाई, ऐसे बीच बीच में गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ ऐसे उलझे हुए हैं, जैसे देखने से लग रहा है कि अंगुलियां अंगुलियों के बीच में उलझी हुई हैं। इसी को कहा जाता है क्या? इसी को कहा जाता है अंतरांगुली युक्त यानी इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? अब आगे चलते हैं। देखिए अगला क्या है कि इस प्रकार कोरियोनिक विलाई तथा गर्भाशयी ऊतक आपस में उलझकर एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं जिसे अपरा यानी प्लेसेंटा कहते हैं। जिसे अपरा यानी प्लेसेंटा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है। देखिए है क्या कि ये है कोरियोनिक विलाई ऐसे, और बीच बीच में इसके हैं गर्भाशयी ऊतक ऐसे। ये आपस में उलझ करके विकसित हो करके ये एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। उसी को कहा जाता है प्लेसेंटा यानी अपरा। अपरा उसका हिंदी नाम है लेकिन जनरली उसको प्लेसेंटा ही कहते हैं। क्लियर है? तो यानी इस चीज को हम लोग इस फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। थोड़ा डेवलप ये फिगर है। देखिए यहां ये जो संरचना है ना, ये जो संरचना दिख रही है, ये जो संरचना यहां से इतनी संरचना, ये वास्तव में है क्या? यही वास्तव में है प्लेसेंटा। ठीक, तो यानी हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि इतनी संरचना ये जो दिख रही है, ये इतनी संरचना यही है प्लेसेंटा यानी अपरा। इसको लिख लेते हैं इसका नाम पहले, उसके बाद आगे इसकी बात और होगी। प्लेसेंटा। ठीक, यानी इसको देख करके इस संरचना को क्या निष्कर्ष निकलता है समझिए। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि प्लेसेंटा दो संरचनाओं से मिलकर बनी हुई है। किससे किससे? एक तो गर्भाशयी ऊतक, गर्भाशयी ऊतक, और प्लस क्या? कोरियोनिक विलाई। तो जो प्लेसेंटा है वो गर्भाशयी ऊतक और कोरियोनिक विलाई के मिलने से बनता है, इन्हीं के डेवलप होने से, विकसित होने से। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए जो गर्भाशयी ऊतक है वो किसका है? वो माँ का है, जिसके गर्भ में ये बच्चा पल रहा है ना, ये भ्रूण पल रहा है, उस माँ का है, उसके गर्भाशय का है। और कोरियोनिक विलाई किससे बना है? ये भ्रूण का एक हिस्सा है, ट्रोफोब्लास्ट से बना है। तो यानी हम कह सकते हैं प्लेसेंटा दोनों के द्वारा बनाया जाता है, माँ के और शिशु, यानी जो गर्भ के उसके अंदर शिशु या भ्रूण है, उस भ्रूण और माँ दोनों के सहयोग से बनता है प्लेसेंटा। जो माँ का सहयोग होता है वो होता है गर्भाशयी ऊतक, और जो भ्रूण का यानी कि जो शिशु गर्भ में पल रहा है उसका जो सहयोग होता है वो होता है कोरियोनिक विलाई। और दोनों के ऐसे अंगुली के बीच में अंगुली ऐसे उलझ करके विकसित होकर के संरचना बनती है जिसका नाम है प्लेसेंटा। और वास्तव में प्लेसेंटा दोनों के बीच में संपर्क स्थापित करने वाला अंग है। माँ और जो गर्भस्थ शिशु है या जो शिशु उसके गर्भ में पल रहा है, तो माँ और उस शिशु के बीच में संपर्क स्थापित करने वाली संरचना का नाम है प्लेसेंटा। यानी दोनों के बीच में संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को डेवलप करता है ये प्लेसेंटा। ठीक, तो अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट वही है, प्लेसेंटा विकसित हो रहे भ्रूण यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो तथा मातृ शरीर यानी मैटरनल बॉडी के बीच संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। अभी वही बात हो रही थी। ठीक, यानी दोनों के बीच में संपर्क स्थापित करने वाली ये संरचना है प्लेसेंटा, और बहुत महत्वपूर्ण संरचना है ये। अभी आगे इसका कार्य देखेंगे तब समझ में आएगा।
और अगला पॉइंट क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्लेसेंटा एक नाभिरज्जु यानी अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको कहते हैं इंग्लिश में, द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, जो पदार्थों को भ्रूण के अंदर ले आने तथा बाहर ले जाने में सहायता करता है। अब देखिए, इस संरचना को पहले समझ लेते हैं फिगर में कि अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ है, तब समझ में आएंगी चीजें। देखिए यहाँ पे ये जो नलिकाकार संरचना दिख रही है ना, ये नलिकाकार संरचना, यही है अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाभिरज्जु, जिसको गर्भनाल भी कहते हैं। और यहाँ ये जो संरचना दिख रही है ना, ये है भ्रूण। भ्रूण कैसे बना अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये है भ्रूण, ठीक, और ये है नलिकाकार संरचना अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये जो संरचना है ये है क्या, प्लेसेंटा, यानी ये प्लेसेंटा इसी अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा इस भ्रूण से जुड़ा होता है। ठीक, तो इसका नामकरण पहले कर देते हैं दोनों का, अम्बिलिकल कॉर्ड का भी और भ्रूण का भी। अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाभिरज्जु, ठीक, और ये जो संरचना इसका भी नामकरण कर लेते हैं। ये जो संरचना दिख रही है नीचे, ये है भ्रूण यानी एम्ब्रियो, तो इसका भी नाम लिख लेते हैं। अभी डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे बना, अभी प्लेसेंटा की बात हो रही है। तो ये है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो यानी भ्रूण, ठीक। ये जो संरचना नीचे दिख रही है ये समझ लीजिए फिर से। ये देखिए, ये है भ्रूण, कैसे बना अभी समझेंगे हम लोग आगे, अभी प्लेसेंटा की बात हो रही है। और ये यहाँ पे ये है प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा, इतनी संरचना, ये है नीचे ये भ्रूण, और बीच में ये जो नलिकाकार संरचना दिख रही है ना, यही नलिकाकार संरचना क्या है, यही नलिकाकार संरचना है अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर है यहाँ तक? तो यानी यहाँ तक के सारे पॉइंट्स अभी क्लियर हो गए होंगे, ठीक। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे प्लेसेंटा के कार्य को समझते हैं। एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम लोग प्लेसेंटा के कार्य को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि प्लेसेंटा कौन कौन सा कार्य करता है। हाँ, उससे पहले इस फिगर में एक चीज है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, उसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ ये जो संरचना दिख रही है ना, ये पूरी संरचना, ये पूरी संरचना, ये पूरी संरचना क्या है, ये है प्लेसेंटा, है ना, जिसमें गर्भाशयी ऊतक भी है और कोरियोनिक विलाई भी है। देखिए यहाँ पे ये जो अंगुली जैसी संरचनाएं दिख रही है ना, निकली हुई हैं, ये अंगुली जैसी संरचनाएं उभरी हुई हैं, ये क्या है, ये है कोरियोनिक विलाई। ये वही संरचनाएं हैं, यहाँ पे जो बताया गया ना ये कोरियोनिक विलाई है, तो यही यहाँ भी वही संरचनाएं हैं, ये भी, बस उसका थोड़ा विकसित रूप है, ऐसे, ठीक। और इनके बीच बीच में जो खाली जगह है, यहाँ पे जो बीच बीच में जो खाली जगह है, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, यहाँ पे भरा हुआ है गर्भाशयी ऊतक, बीच बीच में गर्भाशयी ऊतक भरे हुए हैं। और साथ ही साथ गर्भाशय की दीवार में जो रक्त नलिकाएं बिछी हुई हैं वो भी इसमें भरी होंगी। तो यानी गर्भाशय के दीवार में जो रक्त नलिकाएं फैली हुई हैं उसमें जो रक्त बह रहा है वो भी इसके चारों तरफ ऐसे स्थित है। तो कोरियोनिक विलाई, बीच बीच में गर्भाशयी ऊतक, और उसमें कह सकते हैं कि रक्त नलिकाएं भी बिछी हुई हैं। क्लियर है यहाँ तक? और ये पूरा का पूरा सम्मिलित रूप से क्या कह सकते हैं, प्लेसेंटा। क्लियर? अब चलिए देखते हैं प्लेसेंटा के कार्य। अपरा के कार्य यानी फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। देखिए हिंदी नाम है इसका अपरा, लेकिन जनरली इसको प्लेसेंटा ही कहा जाता है, ठीक। पहला काम क्या है, महत्वपूर्ण काम इसका, कि मां के रक्त से पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन भ्रूण को प्रदान करना, ये पहला महत्वपूर्ण काम है। क्या करता है जो प्लेसेंटा है, वो मां के रक्त से पोषक तत्व और ऑक्सीजन को भ्रूण को देता है, उसको प्रदान करता है, वहां से लेकर के, मां के रक्त से लेकर के। दूसरा काम क्या है कि भ्रूण द्वारा उत्पादित उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। देखिए होता क्या है कि जो प्लेसेंटा है वो मां के रक्त, देखिए अभी बताया गया था ना, बीच बीच में जो रक्त वाहिनियां हैं वो भी बिछी हुई हैं, तो वहीं से रक्त जो भरा हुआ है उसमें ना, उस रक्त से, मां के रक्त से पोषक तत्व और ऑक्सीजन को लेता है प्लेसेंटा, और उसको देता है किसको, भ्रूण को। अब भ्रूण इन पोषक तत्वों को और ऑक्सीजन को पा करके, जो कि मां के रक्त से मिला है उसको, इन तत्वों को पा करके
उनके उसके अंदर भ्रूण के अंदर विभिन्न तरह की उपापचयी क्रियाएं होती हैं और उन उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न तरह के उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक, तो अब ये उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी प्लेसेंटा के द्वारा बाहर निकाला जाता है। होता क्या है कि वो प्लेसेंटा जो दिया था पोषक तत्व और ऑक्सीजन इसको भ्रूण को, उस भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और फिर से ट्रांसफर कर देता है कहां, मां के रक्त में, और वहां से वो उत्सर्जित हो जाता है, मतलब मां के द्वारा उसको उत्सर्जित किया जाता है। क्लियर है यहां तक? अब क्या है अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्लेसेंटा तथा भ्रूण के बीच इन पदार्थों का स्थानांतरण नाभिरज्जु यानी अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा होता है। समझिए इस चीज को, इस फिगर से समझते हैं। देखिए यहां पे देखिए ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि नाभिरज्जु या गर्भनाल भी कह सकते हैं। और यहाँ ये है प्लेसेंटा, देखिए ये प्लेसेंटा है पूरी संरचना, और यहाँ ये नीचे जो है ये क्या है, ये भ्रूण है, ये वो बच्चा है जो अभी गर्भ के अंदर पल रहा है। तो ये भ्रूण है, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड यानी वो नाभिरज्जु या गर्भनाल, और ये है प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा वास्तव में इसी के जरिए जुड़ा हुआ है भ्रूण से, है ना, इसी नली के द्वारा भ्रूण से जुड़ा हुआ है। इसलिए इन दोनों के बीच में जो स्थानांतरण होगा, पदार्थों का जो लेन देन होगा, वो इसी नलिकाकार संरचना द्वारा होगा, इसी अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा होगा। तो यानी सीधा सा कह सकते हैं कि जो पोषक तत्व और ऑक्सीजन है, पोषक तत्व और ऑक्सीजन वो इसी अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा होते हुए जाता है भ्रूण के अंदर। प्लेसेंटा इसी के द्वारा उसको भ्रूण के अंदर भेजता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ है और कार्बन डाइऑक्साइड, वो इसी अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि इसी नाभिरज्जु द्वारा बाहर भी निकलता है, भ्रूण से बाहर निकलता है और प्लेसेंटा में जाता है। ठीक, क्लियर है ये पॉइंट, अभी समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। प्लेसेंटा अंतःस्रावी ऊतकों यानी एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी कार्य करता है। देखिए समझिए, अंतःस्रावी ऊतक या अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो होती हैं डक्टलेस, यानी नलिका उनमें नहीं पाई जाती है, और उनका एक प्रमुख कार्य क्या होता है कि अंतःस्रावी ऊतक या अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स का स्राव करती हैं, हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं। तो क्योंकि प्लेसेंटा अंतःस्रावी ऊतकों की तरह भी कार्य करता है, इसलिए ये हार्मोन्स भी स्रावित करेगा। वही आगे लिखा गया है कि प्लेसेंटा अंतःस्रावी ऊतकों की तरह भी कार्य करता है और निम्न हार्मोन्स का उत्पादन करता है। अब कौन कौन से हार्मोन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो देखिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हार्मोन जो प्लेसेंटा उत्पादित करता है, स्रावित करता है, वो है HCG। HCG फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, हिंदी है इसका मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन। ठीक, नाम महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दूसरा जो हार्मोन स्रावित करता है प्लेसेंटा वो है HPL, फुल फॉर्म है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, हिंदी नाम है मानव अपरा लैक्टोजन। और इन दोनों हार्मोन्स के अलावा कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी स्रावित करता है अपरा यानी प्लेसेंटा। ठीक, तो ये है प्लेसेंटा के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब चलिए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ देखिए क्या है, प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। रिलैक्सिन, देखिए प्रेगनेंसी का लेटर स्टेज का मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी होने के कुछ समय बाद, ठीक, प्रेगनेंसी हो गया उसके कुछ समय बाद वाले समय में क्या होता है कि एक नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है अंडाशय के द्वारा। ठीक, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसको। अब अगला पॉइंट क्या है, देखिए HCG महत्वपूर्ण है। HCG, HPL तथा रिलैक्सिन हार्मोन्स स्त्री में केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही उत्पादित होते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए HCG और HPL यहाँ पे है ना, HCG और HPL जो स्रावित होता है किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा,
और उसके बाद प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज में स्रावित होता है रिलैक्सिन, किसके द्वारा? अंडाशय के द्वारा। तो ये HCG, HPL और रिलैक्सिन जो हार्मोन्स हैं ये स्त्री में केवल तभी स्रावित होते हैं, तभी उत्पादित होते हैं जब उसमें प्रेगनेंसी होती है। जब वो स्त्री प्रेग्नेंट होती है तभी ये तीनों हार्मोन स्रावित होते हैं, उत्पादित होते हैं। ठीक, यानी इन तीनों हार्मोन्स की उपस्थिति उसमें प्रेगनेंसी को दर्शाता है। क्लियर है यहां तक? और अगला पॉइंट क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान मां के रक्त में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन आदि हार्मोन्स की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। ये कुछ हार्मोन्स हैं जिनकी मात्रा उस समय कई गुना बढ़ जाती है जब मां प्रेग्नेंट होती है, मां के प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक, और ये जो हार्मोन्स हैं इनकी बढ़ी हुई मात्रा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है जिसका विकास हो रहा है गर्भ के अंदर, उसके विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं इनकी बढ़ी हुई मात्रा। क्लियर है यहां तक? तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो अब तक हम लोगों ने प्रमुख रूप से प्लेसेंटा के निर्माण को समझा और उसके बाद प्लेसेंटा के कार्य को समझा और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी डिस्कस किया। यानी मुख्यतः हम लोगों ने प्लेसेंटा को ही समझा अब तक। ठीक, और प्लेसेंटा बना होता है मुख्यतः किसकी भूमिका होती है उसको बनाने में? ट्रोफोब्लास्ट की। ट्रोफोब्लास्ट जो ब्लास्टोसिस्ट का बाहरी परत है ना, वो है, उसके द्वारा बनता है क्या? प्लेसेंटा। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट का दूसरा हिस्सा है यानी इनर सेल मास, अंतः कोशिका समूह, उसका क्या होता है, वो क्या करता है? तो चलिए अब आगे वही हम लोग डिस्कस करते हैं। उसको डिस्कस करेंगे हम लोग भ्रूणीय परिवर्धन यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ठीक, होता क्या है समझिए कि अंतररोपण के तुरंत बाद अंतः कोशिका समूह यानी इनर सेल मास 3 जर्म लेयर्स में विभेदित हो जाता है। 3 जर्म लेयर्स, 3 भ्रूणीय स्तरों में विभेदित हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए होता क्या है, जो इनर सेल मास है उसकी जो कोशिकाएं हैं, जो ब्लास्टोमियर्स हैं उसके, वो 3 सतहों में या 3 लेयर्स में व्यवस्थित हो जाते हैं और इन्हीं लेयर्स को कहा जाता है जर्म लेयर्स। ठीक, और वो 3 लेयर्स कौन कौन से होते हैं यहां देख लेते हैं उनका नाम। वो होते हैं बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा और मध्यजन स्तर। इंग्लिश में इनको कहते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। देखिए जनरली इनको इन्हीं नाम से जाना जाता है, हिंदी नाम इनका उतना प्रचलित नहीं है। जनरली इनको एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के ही नाम से जाना जाता है। ठीक, अब क्या है, जो ये एक्टोडर्म है, जो एक्टोडर्म है ये बाहरी आवरण है, बाहरी लेयर है। जो एंडोडर्म है वो आंतरिक लेयर है और जो मेसोडर्म है वो बीच वाला लेयर है, दोनों के बीच वाला लेयर है। इसको लिख लेते हैं पहले, उसके बाद इसको और डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक, यहां क्या लिखा कि जो एक्टोडर्म है वो क्या है? आउटर लेयर है, और जो एंडोडर्म है वो क्या है? इनर लेयर है, यानी आंतरिक जो स्तर है वो है, और जो मेसोडर्म है वो मिडिल लेयर है, बीच वाला लेयर है। ठीक, और एक चीज और समझिए यहां पे, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है ना, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है इनका निर्माण पहले होता है। यानी जो अंतः कोशिका समूह है उससे पहले 2 लेयर का निर्माण होता है। तो बाहरी लेयर और अंदर वाला लेयर पहले बनते हैं, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म पहले बनता है एक साथ, और फिर कुछ समय बाद तुरंत ही उन दोनों लेयर के बीच में एक और लेयर बन जाता है जो कि होता है मेसोडर्म, यानी मिडिल लेयर वही होता है। ठीक, तो पहले एक्टो और एंडो बन गया, फिर से बीच वाला बना मेसोडर्म, उसके बाद बनता है, तुरंत बाद बन जाता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है कि इन्हीं तीनों जर्म लेयर्स से, बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हीं तीनों जर्म लेयर्स से भ्रूण के सभी अंगों का निर्माण होता है। ये जो तीनों जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, इन्हीं तीनों जर्म लेयर्स से जो भ्रूण है, जो गर्भ में पल रहा बच्चा है, उसके संपूर्ण अंग का विकास होता है, उसके संपूर्ण अंग का निर्माण होता है इन्हीं तीनों जर्म लेयर्स से। क्लियर है? और इसके अलावा एक खास बात और है यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अंतः कोशिका समूह में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं,
कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं अंतःकोशिका समूह में, जिन्हें स्टेम सेल्स कहा जाता है, जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं। अब क्या है इसकी खासियत, क्या है स्टेम सेल्स की खासियत क्या है वो समझिए कि इन कोशिकाओं में सभी ऊतकों एवं अंगों को बनाने की क्षमता होती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए इस चीज को। देखिए है क्या कि जो अंतःकोशिका समूह है उसमें ये तीनों लेयर्स तो विभेदित होते ही हैं, उनकी कोशिकाएं, आउटर लेयर जो है एक्टोडर्म, इनर लेयर जो है एंडोडर्म और मिडिल लेयर जो है वो मेसोडर्म। इन तीनों लेयर्स के अलावा कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं इनर सेल मास में यानी अंतःकोशिका समूह में, और उन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को कहा जाता है स्टेम सेल्स। और स्टेम सेल्स में वो क्षमता होती है कि वो सभी प्रकार के ऊतकों एवं अंगों का निर्माण कर सकती हैं। ठीक, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा स्टेम सेल्स। ठीक, क्लियर है यहां तक? तो यहां तक एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एम्ब्रियो का किस किस तरह से डेवलपमेंट होता है, यानी भ्रूण का कैसे कैसे विकास होता है क्रमबद्ध तरीके से, वो देखेंगे हम लोग। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भ्रूण का विकास किस किस तरह से आगे बढ़ता है। ठीक, हाँ देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि मानव में प्रेगनेंसी की अवधि लगभग 9 महीने होती है, जिसे गर्भावधि यानी जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, मानव में जो प्रेगनेंसी यानी सगर्भता होती है उसकी अवधि होती है 9 महीने, लगभग 9 महीने, और इसी अवधि को कहते हैं गर्भावधि यानी जेस्टेशन पीरियड। सिंपल है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है कि इसमें 3 तिमाही यानी 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। देखिए 3 महीने की अवधि को कहते हैं 1 तिमाही, तो यहां 9 महीने की अवधि है इसलिए 3 तिमाही इसमें होगा ही होगा। ठीक, 3 तिमाही यानी 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं इसमें। क्लियर है यहां तक? अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन से महीने में कौन सा परिवर्तन आता है भ्रूण में। जो गर्भ में पल रहा बच्चा है यानी जो भ्रूण है उसके अंदर किस किस महीने में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, यानी कौन कौन से अंग उनमें बनते हैं, एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यही सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, बहुत ही आसान है। देखिए है क्या कि पहले महीने के अंत तक हृदय निर्मित हो जाता है। जो भ्रूण है यानी गर्भ में पल रहा जो बच्चा है उसमें पहले महीने के अंत तक उसका हृदय यानी हार्ट निर्मित हो जाता है। और क्या है कि स्टेथोस्कोप की सहायता से उसके हृदय की धड़कन को सुना जा सकता है इस समय। ठीक, 1 महीने बाद। क्लियर है? यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पहला जो अंग होता है, जो भ्रूण में गर्भस्थ शिशु में जो पहला अंग होता है जो निर्मित होता है वो होता है हृदय यानी हार्ट उसका। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। दूसरे महीने के अंत तक क्या होता है कि हाथ पैर तथा अंगुलियां निर्मित हो जाती हैं दूसरे महीने के अंत तक। ठीक, अगला तीसरे महीने के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्र निर्मित हो जाते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरे महीने के अंत तक यानी पहले तिमाही यानी पहले ट्राइमेस्टर के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्र निर्मित हो चुके होते हैं गर्भस्थ शिशु में। यानी उसमें जो हाथ पैर है वो पूर्णतः विकसित हो चुका होता है और जो बाह्य जनन अंग है वो भी बन चुके होते हैं पहले ट्राइमेस्टर के लास्ट तक। ठीक, यानी पहला ट्राइमेस्टर ही प्रमुख होता है उसके सभी अंगों के बनने के लिए। अब उसके बाद क्या है कि 5वें महीने के दौरान क्या होता है कि फर्स्ट मूवमेंट होता है। फर्स्ट मूवमेंट, जो भ्रूण है यानी जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसका पहला मूवमेंट ऑब्जर्व किया जाता है 5वें महीने के दौरान। और क्या है कि उसके सिर पर बाल आ जाते हैं 5वें महीने के दौरान, उस जो गर्भस्थ शिशु है उसके सिर पर बाल आ जाते हैं। ठीक, तो ये सारे क्रमिक परिवर्तन आते हैं भ्रूणीय परिवर्तन के अंतर्गत। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कुछ और बचा है उसको देखते हैं। हाँ तो चलिए अब आगे देखते हैं। 5 महीने के दौरान तक बात खत्म हो गई। हाँ अब आगे देखते हैं। छठे महीने के अंत तक क्या होता है, 3 परिवर्तन आते हैं बहुत प्रमुख। क्या क्या है कि पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। पूरा शरीर, देखिए 5वें महीने के दौरान केवल सिर पे बाल आए थे, केवल सिर पे बाल आए थे, लेकिन छठे महीने के अंत तक क्या होता है कि पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसकी पूरी बॉडी
कोमल बालों से कवर्ड हो जाती है छठे महीने के अंत तक। और क्या होता है कि आंखों की पलकें यानी आईलिड्स अलग अलग हो जाती हैं, आंखों की जो पलकें हैं वो भी अलग अलग हो जाती हैं। और जो तीसरा परिवर्तन आता है वो क्या है कि ब्राउनिया यानी आई लैशेज बन जाती हैं। ठीक, तो ये प्रमुख परिवर्तन है 3 जो छठे महीने के अंत तक आता है। क्लियर है। और लास्ट है 9वें महीने के अंत तक गर्भस्थ शिशु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फीटस, पूरी तरह से विकसित हो जाता है तथा प्रसव यानी डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। क्लियर है। तो यहां पे भ्रूणीय परिवर्तन समाप्त होता है। एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्तन यानी प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को बहुत ही आसानी से समझ लिया है। उम्मीद है आपको सारी चीजें बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, फिर से देखिए, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रसव तथा दुग्ध स्रावण यानी पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रसव तथा दुग्ध स्रावण के एक्सप्लेनेशन के साथ।